नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। उसका पहला पार्ट में लेकर आया हूं। हालांकि क्लासेस आपके जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है और समय ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि क्लासेस जो है देरी से आ रही है, मजबूरी है, क्या करें। कोशिश करता हूं मैं कि पूरी व्यवस्थित क्लास दी जाए, लेकिन थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल, यूं कह दो कि नहीं है, इसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या है, अफवाह तंत्र में ऊपरी ऊपरी आंकड़े आपने याद कर लिए होंगे और इसमें जो मेन दिक्कत आती है उसमें एक तो नदियों को अलग अलग करना कि कौन से किस अफवाह क्षेत्र की नदियां हैं, तो इसको अलग करना है। एक सहायक नदियों पर प्रश्न बनते हैं, एक ऊपरी आंकड़ों पर तो बनते हैं। तो यही पूछ लिया जाता है कि जैसे सतही जल का जैसे कितना प्रतिशत है, 1.16 आपने पढ़ाई होगा। फिर जलग्रहण क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, तो 13 जलग्रहण क्षेत्र है, 59 उप जलग्रहण क्षेत्र है, ये पूछे जाते हैं। एक चलू बमासा मैंने ट्रिक पिछली क्लासेस में दे ही दी थी आपको, अफवाह तंत्र के हिसाब से जो है नदियों का कितना कितना किसके पास प्रतिशत है, तो अवरोही क्रम मैंने बता दिया था वो भी। इसके अलावा जो आंकड़े हैं ऊपरी ऊपरी वे आपने सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो उन्हें एक बार पढ़ लेना। फिर जहां से प्रश्न बनते हैं अपन उस पे चलते हैं सीधे। तो अफवाह तंत्र जो राजस्थान का है इसे 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता होगा 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे अपन थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा है, अब इसमें ए और बी यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो, तो अफवाह तंत्र ये होगा, यानी कि एक तो विभाजन होगा जो अरब सागर की तरफ नदियां जल लेकर जाएगी वो, और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ जल लेकर जाएगी वे हो जाएगी। तो नंबर 1 तो कौन सा आ जाता है अपने, अरब सागरीय, ठीक है। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी, ये याद रखना जरूरी है। नंबर 3 तो एक तो इधर ले जाएगी, एक इधर ले जाएगी, बाकी कहां ले जाएगी, बाकी यहाँ कहीं ना कहीं अंदर ही विलुप्त हो जाती है नदियां। जो नदियां अंदर ही विलुप्त हो जाती है वे अपना आंतरिक अफवाह क्षेत्र कहलाता है। तो नंबर 3 कौन सा आ जाएगा आपके, आंतरिक, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो ए यानी कि पहला जो आया है वह कम है, ये ध्यान रखना, लगभग 16% है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो जल ले जाती है वो लगभग 24% है। और ये सबसे ज्यादा है, लगभग 60% है, 60.2 है वैसे, लगभग 60% है। इनको याद जरूर रखना। अरब सागरीय आपके 16% है, बंगाल की खाड़ी की 24% है, और ये 60% है जो आंतरिक नदियां हैं वह। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह आंतरिक अफवाह तंत्र है। अपना आंतरिक आंतरिक तंत्र को पढ़ेंगे और उसमें कोशिश करूंगा कि मैं हाथों हाथ आपको टॉपिक याद हो जाए। तो चलते हैं साथियों अपने आंतरिक अफवाह तंत्र की तरफ। यह चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, इन्हें यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो आंतरिक अफवाह तंत्र आज अपना कौन सा है, आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक में साथियों ये जो नदियां होती है वह किसी भी समुद्र तक, या न तो अरब सागर तक न बंगाल की खाड़ी तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती है, और कहीं ना कहीं अंदर ही विलुप्त हो जाती है। तब ये जो कहलाती है, या तो विलुप्त हो जाती है या किसी झील में गिर जाती है जाकर, तब ये कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब इन्हें रुंडित नदी भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखें। अब इसमें अपने राजस्थान के अंदर अपन को जो पढ़नी है उसकी एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक है घास में। वैसे याद तो रखना है आपको घसा, लेकिन घास याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। घास में रुका रुका, घास में रुका रुका। श्रावण का महीना चल रहा है और वैसे भी घास सब जगह देखने को मिलती है, हरियाली, और घास देखकर जो है, हरियाली देखकर हर व्यक्ति का जो है मन वहां रुकने का करता है। तो घास में रुका रुका, एक बार नहीं 2 बार रुका। अब घास में रुका तो यहां से आ जाएगी आपके गग्गर नदी। कौन सी आ जाएगी, गग्गर नदी। यहां से ये सा याद रखना है, तो कौन सी आएगी, साबी नदी। इसे जरूर याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो यहां से आएंगे आपके साबी नदी। यहां से आएगी आपके मेंथा नदी। यहां से आएगी आपके रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी। यहां से आएगी आपके कांतली नदी, कांतली। यहां से रूपा रेल, रूपा रेल। और यहां से आएगी आपके कांकने या कांकनी, ठीक है, जैसलमेर वाली कांकने या कांकनी। ये है आपकी ट्रिक,
ठीक है, पहली ट्रिक। फिर अपन एक एक नदी में बता देता हूं आज आपको व्यवस्थित, और साथ में ट्रिक से भी बताएंगे, ठीक है। तो घास में रुका रुका, गग्गर, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, काकनी और रूपारेल, काकने। अब इसके अलावा और भी है दो तीन, जैसे कि वो छोटी छोटी है, जैसे कि जोजरी, जोजरी, जोजड़ी नहीं, जोजड़ी अलग है और जोजरी अलग है। जोजरी और कुकुंद, दीर्घ जल प्रपात प्रताप जिस पर है, प्रपात जिस पर है वह कुकुंद नदी और जोजरी नदी, और नीमड़ी और वो भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ये चीजें मेन जो 7 नदियां हैं वो ये याद रखनी है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले लो और इसको व्यवस्थित लिख लेना। आज का पार्ट बहुत उपयोगी है हर परीक्षा की दृष्टि से, राजस्थान की जो परीक्षाएं होती है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अच्छी तरीके से समझ लेना, एक बार ये भी मैं मिटा देता हूं ताकि अपन को स्पेस मिल जाएगा अच्छा से। अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन चलते हैं, कौन सी नदी लें? घग्गर नदी। घग्गर नदी ऐसा है साथियों, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां होता है? शिवालिक की पहाड़ियां। एक मैं ट्रिक लिखता हूं, उसके बाद में आपको बता दूंगा। इसका है घर आए, घर आए, घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे हैं। घर आए, ये ट्रिक है। अब इसको समझते हैं अपन, बहुत आराम से याद हो जाएगी, और याद होगी उसके बाद में यूं समझ लो कि घग्गर नदी आपको पूरी याद हो गई। घर आए शिवा, देखो श्रावण चल रहा है, मैंने बताया ये दाढ़ी जो बढ़ रही है ये इसी का प्रतीक है कि श्रावण चल रहा है। घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे हैं। कितनी आसान है ना एकदम। घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे हैं। अब देखो, अब मैं इसको बताता हूं आपको। घर से क्या मतलब हो गया? सीधा ही आपके घग्गर नदी, ठीक है। आए से मतलब है कि यहां पर कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि आवड़ माता ने एक बार क्रोध में आकर इसका सारा पानी पी लिया था और इसको सुखा दिया था। तो किसका संबंध है इस नदी से? आवड़ माता का, ठीक है। शिवा, यानी कि मैंने आपको बताया अभी कि शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां कहां है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, क्या राजधानी, कौन सी राजधानी इसकी? दो राजधानियां इसकी, धर्मशाला और शिमला। तो हिमाचल प्रदेश में यहां से शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब ये टीना क्या है? टीना का मतलब है टिब्बा, टिब्बा हनुमानगढ़, टिब्बा हनुमानगढ़। जहां राजस्थान में जो इसका प्रवेश है वह टिब्बा हनुमानगढ़ नामक जगह से इसका प्रवेश होता है। ये ना क्या है? ना है नाली, यानी कि इसका राजस्थान के अंदर जो अफवाह क्षेत्र है वह इसका नाली कहलाता है, राजस्थान में नाली कहलाता है। और अब्बा क्या है? अब्बा है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास यानी कि बाढ़ की स्थिति में इसका पानी जो है बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है तब फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और पाकिस्तान के अंदर हकरा क्षेत्र, हकरा क्षेत्र, पाकिस्तान में इसका अफवाह क्षेत्र जो है वह हकरा कहलाता है। साथियों, बड़े बड़े प्रश्न जो सीधे ही बनते हैं और आपके रीट के लेवल के, पटवार के लेवल के प्रश्न है, वे सीधे यहां से आते हैं। कहां से उद्गम हुआ, कहां जाती है? यहाँ पाकिस्तान जाती है, यानी कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। कैसी है? राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई यदि पूछी जाए तो कैसे याद रखोगे? 400, 4, 5, 6 ऐसे याद रख लेना, 4, 5 और 6 बीच में लगा देना। 465 किलोमीटर है और 156 किलोमीटर बताते हैं कि ये राजस्थान में बहती है। राजस्थान के दो जिलों में बहती है, एक तो हनुमानगढ़ और एक आपके श्री गंगानगर। श्री गंगा, वैसे हनुमानगढ़ तक इसका खेल खत्म हो जाता है, लेकिन बारिश ज्यादा होती है तो इसका पानी सूरतगढ़, गंगानगर तक भी चला जाता है। कैसे याद रखना है? अब देखो उद्गम कहां से हुआ? उद्गम हुआ इसका हिमाचल से। हिमाचल से बहते हुए ये जाती है पंजाब तक, पंजाब तक। पंजाब से ये जाती है हरियाणा, ठीक है।
हरियाणा से ये आती है अपने राजस्थान में, और राजस्थान से फिर कहाँ जाती है, नापाक पाक के अंदर, कहाँ जाती है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये इसका क्रम है, इस क्रम में बहती है और ऐसे जाती है। अब नाली एक तो याद रखना है, और एक आपको हकरा क्षेत्र याद रखना है, और इसके अलावा क्या याद रखा जाए, और क्या रह गया इसके अंदर, तो इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि हरियाणा के अंदर जब ये बहती है तो हरियाणा के अंदर एक झील का निर्माण करती है, वह झील है ओटू झील। हरियाणा के अंदर ओटू झील का निर्माण करती है। एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक बता रहा हूं और बिल्कुल परीक्षा में आने लायक, ठीक है ना। यहां पर तो ओटू झील का निर्माण करती है, लेकिन ये हनुमानगढ़ के अंदर एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील साथियों बताया जाता है कि राजस्थान की सबसे नीचे निचाई पर स्थित झील है, और हनुमानगढ़ जो कस्बा है वह भी, हनुमानगढ़ भी बताते हैं कि ये नदी के पेटे से नीचे स्थित है। राजस्थान के दो शहरों के बारे में कहा जाता है, एक तो हनुमानगढ़ और एक बालोतरा, जो नदी के पेटे से नीचे स्थित है। तो ये तलवाड़ा झील याद रखना, और ओटू झील भी याद रखें। लगभग ये तथ्य आए आपके तो यहां से गलत नहीं होने चाहिए, और यही है गग्गर नदी में से यदि तथ्य आते हैं तो यहां आते हैं, या फिर आपको पूछ लेंगे उपनाम से संबंधित। तो इसके उपनाम क्या क्या है, इसे नट नदी कहा जाता है, इसे सोतर नदी कहा जाता है, इसे मृत नदी कहा जाता है, इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है, और इसे चितांग नदी, मौर्य काल में कहते थे चितांग नदी कहा जाता है, इसे लेटी हुई नदी कहा जाता है, चितांग नदी कहा जाता है। ये सारे नाम है, ये सारे इसी के उपनाम है, ये सारे इसी के उपनाम है। या तो उपनाम से, या फिर ये पूछ लेंगे यहां से। इससे बाहर आपके प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि गग्गर नदी में इससे बाहर प्रश्न जा सकता है। लगभग लगभग यही प्रश्न है, और देख लेता हूं मैं कुछ छूटा नहीं हो, मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा है, लगभग यही प्रश्न है। और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इस बात को भी आपको ध्यान रहना है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मौका देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन दूसरी नदियां देखते हैं। तो गग्गर नदी अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में आप 6 नदियां और अपन को पढ़नी है, खास तौर पर आंतरिक प्रवाह के अंदर। तो उसमें से साथियों मैंने कुछ कीवर्ड्स आपके लिए लिख दिए, ताकि पढ़ने का ये एक तरीका होता है, ये याद रखने का तरीका होता है कि इनमें से क्या क्या चीजें, पूरी पूरी लाइनें याद नहीं रखी जाती, कीवर्ड्स याद रखे जाते हैं और उससे ही वह चीजें निकलती है। तो अपन ने ट्रिक देख ली थी। और साबी नदी, साबी नदी में क्या याद रखना है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों, जयपुर से निकलती है, और ये पटौदी हरियाणा के यहां तक जाती है, पटौदी हरियाणा में जाती है, और नफसगढ़ झील के अंदर, पटौदी हरियाणा में नफसगढ़ झील के अंदर जाकर गिरती है। तो पटौदी हरियाणा में जाती है, तो ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, ये अपने आंतरिक प्रवाह में उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता स्थित है, इसके किनारे। एक और सभ्यता आपको पता होनी चाहिए, जोधपुरा नाम देखो ऐसा लगता है जोधपुर की होगी, लेकिन ये जयपुर की है, इसलिए ये प्रश्न बनता है। दूसरी एक और कीड़ाडोत भी याद रखें, कीड़ाडोत भी जयपुर की सभ्यता है, उसमें से भी प्रश्न बनता है। अकबर ने क्या किया, अकबर का संबंध क्यों है इससे, अकबर ने एक बार इस पर बांध बनाने का प्रयास किया था। कौन सी नदी, एक बार प्रश्न बना था ये ऐसे कैसे, तो ये कौन सी नदी पर बांध बनाने का प्रयास किया था, राजस्थान की साबी नदी पर अकबर ने एक बार बांध बनाने का प्रयास किया था। साबी नदी के अंदर इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। इनमें लंबाई ऐसा है साथियों की लंबाई डाउटफुल रहती है, तो कुछ मुख्य मुख्य नदियां उनकी पूछ सकते हैं, बाकी सबकी लंबाई नहीं पूछी जाती, क्योंकि डाउटफुल प्रश्न वहां पर रहते हैं। हर बुक वाला, हर पुस्तक वाला अलग अलग आंकड़े दे देता है, और जिसमें अपने आंकड़े अलग अलग हो और जो कंफ्यूजन वाले हो उनमें उलझना नहीं चाहिए। ये मैं अभ्यर्थियों को एक मतलब गोल्डन टिप देना चाहूंगा कि उसमें बिल्कुल ना उलझे और आगे बढ़े, क्योंकि उलझे हुए प्रश्न वहां नहीं आते हैं, और आ भी जाते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं रहता, वे डिलीट हो जाते हैं। तो आप उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करें, और सब जो सुलझे हुए हैं उनको लेकर आगे बढ़े। मेंथा नदी जो है साथियों मनोरपुरा यानी कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इनमें उद्गम और इनका अंत याद रखना है मैन अपन को। मनोरपुरा की पहाड़ियां या बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये सांबर झील के अंदर जाकर गिरती है, और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ लुणावा इसके किनारे स्थित है। अब सांबर झील के अंदर साथियों 4 नदियां गिरती है सांबर झील के अंदर। मैं एक ट्रिक दे देता हूं आपको, उसको याद रखना, खारू, मेथू, खादू, सा। अब ये देखो मेथी होती है ना, आपको पता ही है मेथी कैसी होती है,
खारी होती है। मेथी खाने में कैसी होती है? खारी होती है, कड़वी होती है। तो खारू मेथू, मेथी कैसी है? खारी है, और खाई है, उसने खाई है इसको, ठीक है ना। अब कैसे याद रखना है? यहां से आएगी आपके खारी, ठीक है, यहां से आएगी आपके रूपनगढ़, ठीक है, यहां से आएगी आपकी मैंथा जो अभी पढ़ ही रहे हैं अपन, और यहां से आएगी आपके खंडेला, खंडेला नदी, ठीक है। और गिरती कहाँ है? ये सांबर झील के अंदर गिरती है। इस चीज को याद रखना है। खारू मेथू खादू सांबर झील में 4 नदियां गिरती हैं, और चारों ही मैंने आपको यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा आपको। इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना नहीं है, इसको नोट कर देना कहीं ना कहीं, ये सभी काम आएगी आपकी चीजें। अब ये जो रूपनगढ़ नदी है ये सलेमाबाद किशनगढ़ से निकलती है, सलेमाबाद की पहाड़ियों से किशनगढ़ से निकलती है। ये भी जाकर देखो अपन ने यहाँ पढ़ा है रूपनगढ़, ये भी जाकर सांबर नदी के अंदर गिरती है। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ आपने पढ़ा होगा, हंस संप्रदाय, द्वैताद्वैत, शनकादिक, भेदाभेद, सभी इसी के नाम है, निम्बार्काचार्य से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वह इसी नदी के किनारे, सलेमाबाद किशनगढ़ में आपने पढ़ा ही है। और अपने संत संप्रदाय का पाठ तो वैसे भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। तो ये चीजें आपको इन नदियों में उद्गम, और ये मेन खास तो इस पर ध्यान देना है। इसके बाद में 3 नदियां बची है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों आगे वाली नदियां पढ़ते हैं, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है वैसे। तो रूपारेल नदी है, कांतली है, और कांकनी है। आंतरिक प्रवाह में मेन ये नदियां बची है। और आपको जिस लेवल का पढ़ना है वह भी मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा कई लोग जो है डर का माहौल बना रहे हैं, भय का माहौल बना रहे हैं। इतना कुछ भी नहीं है जितना आप डरते हैं। आराम से तैयारी कीजिए, सही दिशा में जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा मतलब इतना विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। कई लोग विद्वान बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक ही जैसे रूपारेल नदी को पकड़ के 2 पेज पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं है इतना। यहाँ तक कि इतना तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी नहीं पूछा जाता है। तो रूपारेल नदी जो है साथियों उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से, थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। कुशलपुर भरतपुर के अंदर जाकर यह है विलुप्त हो जाती है। 2 चीजें याद रखनी, उदयनाथ की पहाड़ी से उद्गम होता है, कुशलपुर भरतपुर में जाकर विलीन हो जाती है। इसे उपनाम जरूर याद रखना, इसे लसावरी नदी या वरा नदी भी कहा जाता है। लसावरी नदी या वरा नदी किसे कहा जाता है? रूपारेल को कहा जाता है। इसके ऊपर सीकरी बांध बना हुआ है, भरतपुर के अंदर सीकरी बांध बना हुआ है, इसको याद रखना है आपको। ये 4 चीजें इसके अंदर आपको याद रखनी जरूरी है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। कहां से निकलती है? कांतली क और ख, कांतली निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। पूर्ण बहाव की दृष्टि से और आंतरिक प्रवाह दोनों चीजें मिल जाएगी तो सबसे लंबी नदी ये कहलाएगी कांतली आपके। अब ये जैसे ही मैंने बताया, कई लोग बिना सोचे समझे कमेंट करेंगे सर पूर्ण बहाव की दृष्टि से तो बनास है, या आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से तो आपने घग्गर बताई है। जब दोनों चीजें मिक्स होगी, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यदि प्रश्न की लैंग्वेज ये बनती है, ध्यान से सुन लेना, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली आएगी। 100 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। आराम से प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तोरावाटी, इसके बेसिन को, इसका जो बेसिन है वह तोरावाटी बेसिन कहलाता है। इसी कारण यहाँ पे आसपास बोले जाने वाली भाषा भी, बोली भी तोरावाटी कहलाती है। इसके पास आपको पता हो तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ये पूछा जाता है, गणेश्वर सभ्यता ताम्र की जननी जिसे कहा जाता है, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता जो है वह यहीं पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अपन कांकनी नदी। यह सबसे छोटी नदी है, कांकनी या कांकने भी लिखा हुआ आएगा। तो कांकनी नदी जैसलमेर में ही है, और कई जगह तो आपको इसकी लंबाई 17 किलोमीटर मिलेगी और कई जगह 27 किलोमीटर मिलेगी। मैंने कहा है अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आंकड़े दिए हुए, इसलिए इसमें उलझना नहीं है। तो कांकनी नदी जो है कोठारी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और मीठा की खाड़ी के अंदर जाकर जैसलमेर में ही यह विलुप्त हो जाती है। मसूरदी इसका उपनाम है। इसका उपनाम क्या है? मसूरदी है। ये बुझ झील का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बुझ झील का, देखो जैसलमेर के अंदर ही है और जैसलमेर में झील भी ऐसी है कि जैसे बुझी हुई है, पानी की कमी आपको पता है, तो बुझ झील का निर्माण करती है। ये सबसे छोटी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, इस चीज को याद रखना है। तो ये आंतरिक प्रवाह की लगभग 7 नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट जो थी वह आपके पूरी हुई। और इसके साथ में आपको क्या याद रखना है? ये कुकुंद नदी, ये भरतपुर के अंदर है, इस पर दीर जलप्रपात है, दीर जलप्रपात है इसके ऊपर। ये जोजरी नदी भी आपको याद रखनी है। कुकुंद नदी तो आपके आगे
भरतपुर के अंदर, और आपके जोजरी नदी जो आ जाएगी साथियों जोधपुर के अंदर है, पिपाड़, जोधपुर के अंदर पिपाड़ में जोजरी नदी है। रोहिली नदी आपकी जैसलमेर में है, रोहिली नदी जैसलमेर के अंदर है, और नीमड़ा नदी बाड़मेर के अंदर है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, हालांकि प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन ये दो नदियां मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जो आपको पता है एक बार कवास में बाढ़ आई थी, तो कवास में बाढ़ आने का कारण ये दो नदियां ही थी। कौन सी? एक तो नीमड़ा और एक रोहिली नदी। तो ये कोशिश मैंने की है कि लगभग जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां आपको अच्छे से याद हो जाए, और इसमें से प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। अब अगला पार्ट जो अपना आएगा उसमें मैं आपको अरब सागरीय प्रवाह और बंगाल की खाड़ी की प्रवाह वाली ट्रिक्स बता दूंगा अच्छी अच्छी, जिसमें आपको उसका क्रम भी याद रह जाए, उसकी सहायक नदियां याद रह जाए, और उनमें से जहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं साथियों, अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है, समर्पण पूरा आपके प्रति है। आप बिल्कुल ही इस चीज में देखो, आपको पढ़ना आपको ही है, मैं एक तरह से आपकी मदद कर रहा हूं कि कठिन टॉपिक जो है आपको अच्छे से याद हो जाए, जहां पे आपके कंफ्यूजन ज्यादा होता है वे चीजें, क्योंकि अब इतना समय तो है नहीं कि मैं एक एक विस्तृत क्लास दे पाऊं आपको, तो इतना समय नहीं है, बस कठिन टॉपिक आपके लिए इजी बनाने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।